कुछ बदलाव, चेंज। नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स चेंज। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही बदलाव है। तो हम बदलने के लिए यदि तैयार हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में रीबर्थ है, नेटवर्क मार्केटिंग में पुनर्जन्म है। इसको आगे डिफाइन करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स चेंज, क्योंकि जो भी हमें इससे पहले पता है वो यहां काम आने वाला नहीं। तो हमें बदलाव लाना है अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में और अपने सपनों में। ये बदलाव यदि हम लाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए राइट प्लेटफॉर्म है। ये बदलाव हमें लाने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। नेटवर्क मार्केटिंग में यह हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि दूसरे की जो भी पीड़ा है, जो भी उसका दर्द है, उसको अपना दर्द समझना। क्योंकि इसमें जो भी जुड़ता है, जो भी इसमें आता है, वो केवल प्रोडक्ट यूज करने ही नहीं आता है। वो दो प्रॉब्लम की वजह से आता है। एक अपनी सेहत, लेकिन यहां हम सेहत को बीमारी का नाम ज्यादातर देते हैं। तो दो ही चीजें हैं, बीमारी और बेरोजगारी। अब यहां बेरोजगारी भी हम उसको मानते हैं जो कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, उसको हम बेरोजगार मानते हैं। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने उसको समझने की कोशिश की। बेरोजगार वो भी है कि उसका रिक्वायरमेंट 50,000 है, 70,000 है, और वो कमा पा रहा है 20,000, 30,000। तो वो जो पार्ट पेमेंट है वहां उसका वो बेरोजगार है। तो हम ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर सकते हैं। हमें केवल दो तरीके के लोगों को हम ढूंढते हैं। या तो हम बीमारों को ढूंढते हैं या हम बेरोजगारों को ढूंढते हैं। यहां जो सेहतमंद रहना चाहते हैं, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जो एक्चुअल में वेलनेस को पसंद करते हैं, अगर हम उस साइड में जाएंगे तो वो साइड ज्यादा बड़ी है। और बेरोजगार हम केवल उसी को ना माने जो कुछ नहीं करता। बेरोजगार बेरोजगार वो भी है जो उतना नहीं कमा पा रहा जितना उसको चाहिए। तो ये भी हमें समझना है, जानना है। और लोगों के लिए, टीम के लिए जो काम करता है वो लीडर है। क्योंकि ये बंदों की खेती है, ये लोगों से अटैच होने की बिजनेस है, ये लोगों से डिटैच होने का बिजनेस नहीं है। क्योंकि इसको हम बोलते हैं बंदों की खेती। इसमें बिना बंदों के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। जब हम किसी से ये बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं आप, तो बंदा बोलता है क्या होता है इसमें, ये केवल लोगों को जोड़ने का ही तो बिजनेस है, वो जोड़ने वाला बिजनेस। और बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज हम ये बात अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इक्वल अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग हमें देती है इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब यहां इक्वल अपॉर्चुनिटी को हमें समझना है, क्योंकि इसको डिफाइन करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज में हम इसमें एंट्री ले लेते हैं। लेकिन यदि
मेरा आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, मेरा आवाज क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है। तो अभी ये लिख रहे हैं सुनील कोहली जी की इनको आवाज नहीं आ रहा। सर वो ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है उन। ओके 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 ओके। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसको किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति आके ज्वाइन कर जाता है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कोई रिटायरमेंट का एज नहीं है, 60 के बाद में भी आके इसमें आदमी जुड़ जाता है। तो एक पॉइंट यह है इक्वल अपॉर्चुनिटी का। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही लेना पड़ेगा। 10+2 में अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं लेता है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेता है तो उसको किसी भी कीमत पर इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं ले सकते। पता, हमें उसी के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि किसी को मिलिट्री में जाना है तो उतना हाइट होना उसका जरूरी है। अगर हाइट नहीं है तो वो नहीं जा सकता। पुलिस में जाना है, उतना हाइट नहीं है तो नहीं जा सकता। फिजिकल में फेल हो जाता है तो नहीं जा सकता। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मन है उसका कि मैं एडवोकेट बनूं तो उसको लॉ पढ़ना पड़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। केवल पूरी दुनिया में अगर बात करें हम तो एक ही ऐसा बिजनेस है जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। किसी भी एज का व्यक्ति, एजुकेशन है या नहीं है, नो प्रॉब्लम। केवल आपका एज ग्रुप, आपका जो एज 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए। ये बात जब समझ आती है तो ये एक अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है कि यदि समय रहते हम पढ़ नहीं पाए, समय रहते हमें डॉक्टर बनना था, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी इस लायक, तो आज हम ये मानते कि डॉक्टर बनते तो हम आज अच्छे से पैसे कमा रहे होते। टाइम रहते हम इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाए, इंजीनियर नहीं जा पाए, तो हम उतने पैसे नहीं कमा पा रहे जितने एक इंजीनियर कमाता। लेकिन यहां रिबर्थ है, यहां पुनर्जन्म है। नेटवर्क मार्केटिंग उतने ही पैसे कमाने का हमें एक मौका देती है जिसमें हमारी एजुकेशन को नहीं देखा जाता और हम इसमें एंटर कर जाते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि स्किल तो डेवलपमेंट लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग और कोचिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि केवल हमारा एंट्री हुआ है फ्री में। लेकिन हमने अगर अपने आप को इस लायक नहीं बनाया तो हम अपनी टीम को किस लायक बना पाएंगे? यदि हम अपनी टीम को किसी लायक नहीं बना पाएंगे तो क्या हम फाइनेंशियल फ्रीडम में आ पाएंगे? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ उठाना है, लेकिन ऐसा लाभ नहीं उठाना है कि बाद में हम कोचिंग को और ट्रेनिंग को भूल जाए कि अब तो हम आ गए। इसको हमें यह नहीं मानना कि ये कोई जॉब है कि अब तो हमारी लग गई, अब हम पढ़ें या ना पढ़ें, ट्रेनिंग लें ना लें, कोचिंग लें ना लें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर हमने ये सोचा तो जो हमारा मिशन है, जिस पर हम दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 अंकों में इनकम होना चाहिए और 7 अंकों में पीवी होना चाहिए, उसके लिए पहले हमें ट्रेंड होना और उसके बाद अपनी टीम को उस रास्ते पर लाना। क्योंकि यहां दीप से ही दीप जलेगा। एक व्यक्ति अगर इसमें ट्रेंड होगा तो वो फिर औरों को ट्रेंड करेगा, वो व्यक्ति ट्रेंड हो जाएगा तो वो आगे और लोगों को ट्रेंड करेगा। क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर अटैच होकर, क्योंकि ये बिजनेस जोड़ने का है, जुड़ने का है। केवल हमने किसी को ज्वाइनिंग करा दिया और ज्वाइनिंग कराने के बाद यदि हमने उसको उस लायक बनाने की कोशिश नहीं की तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा और उसका असर उसके ऊपर भी पड़ेगा और उसका असर उसके नीचे जो जुड़ने वाले उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो इस इक्वल अपॉर्चुनिटी को हमें अच्छे से समझना
कि अपॉर्चुनिटी तो हमें मिल गई, एक हमें अवसर मिल गया, बिना एजुकेशन के, बिना एज लिमिट के हम एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर हो गए जहां पर लोग मिलेनियर होते हैं, बिलेनियर होते हैं। एंटर तो हम हो गए, लेकिन यदि हमें उस लायक बनना है जो हम सोच रहे थे और समय रहते हम नहीं बन पाए थे, घरेलू परिस्थितियों के कारण, किसी भी रीजन से हम वो नहीं बन पाए, तो ईश्वर ने हमें एक दोबारा मौका दिया उतना ही पैसा कमाने का। क्योंकि मैंने अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग से पहले हम ये सुनते थे कि अब तो अगले जन्म में ही कुछ होगा, क्योंकि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अगर समय रहते कोई उतने पैसे कमाने के लायक नहीं बनता था, तो ये बोला जाता था कि अब तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया, अब तो अगले जन्म में ही होगा। लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। यहाँ वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो समय रहते हम। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज हमें चाहिए, हमें विल चाहिए और हमें स्किल चाहिए। अगर आप स्किल लिए जा रहे हैं और विल नहीं है, विल है स्किल नहीं ले रहे, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जब ये एक साथ मिलके काम करती हैं तभी कुछ चमत्कार होता है। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी। सेकंड पॉइंट है पैसा कमाने का ये बेस्ट तरीका है, कम समय में अधिक पैसा कमाने का ये बेस्ट तरीका है। दुनिया में इससे बेस्ट तरीका कम समय में अधिक पैसे कमाने का कोई भी नहीं है। तो ये हम समझें कि यदि हमें कम समय में अधिक पैसा कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है कि वो हमें 3 साल में वो दे सकता है जो 30 साल में हम हासिल नहीं कर सकते। लेकिन सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। 30 साल में जितने घंटे हमें काम करना था उतने घंटे हमें अपनी टीम के साथ मिलकर टाइम कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। काम हमें 30 साल का ही करना पड़ेगा, लेकिन वो हम बहुत सारे हैंड एक साथ मिलाकर टाइम कंपाउंडिंग करके अपनी टीम के साथ मिलकर 3 साल में 30 साल का काम पूरा करेंगे। तो हमें 3 साल में वो सब हासिल हो जाएगा जो 30 साल में हासिल होने वाला था। तो ये एक पैसा कमाने की, कम समय में पैसा कमाने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। यदि हम ये बात समझ जाएं, आने के बाद, इसमें एंटर होने के बाद हमें वो समझना पड़ेगा कि जो सिलेबस है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिलेबस है। क्योंकि आपने देखा होगा हर एजुकेशन का सिलेबस होता है। आप जो भी एजुकेशन लेने जा रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको सिलेबस के अनुसार बुक्स खरीदनी पड़ती है। अगर यहां पर उस सिलेबस के अनुसार आप नहीं चले तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम फेल हो जाते हैं। वो सिलेबस में हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमें पार करनी पड़ेगी। जैसे हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, बिना लिस्ट के कुछ होने वाला नहीं। लिस्ट बनाने के बाद हमें इनवाइट करना ही पड़ेगा लोगों को। उसके बाद हमें इनविटेशन हमने दिया तो उनको हमने प्लान, उसको हमें प्रोडक्ट नॉलेज वो हमें दिलाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। उसके बिना काम होने वाला नहीं। उसके बाद में हमें क्लोजिंग करना ही पड़ेगा। या तो लोगों को हम अपने साथ जोड़ेंगे या हम अपने प्रोडक्ट को उनको देंगे। दो ही रास्ते हैं। तो यदि हम इस सिलेबस के अनुसार नहीं चल रहे, हम अपनी टीम बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम लिस्ट बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम आ तो गए इसमें, क्योंकि आने के लिए इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम वो नहीं बन पाएंगे जिसलिए हम इसमें आए। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। बेस्ट ऑप्शन है पैसा कमाने का, नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम उसके साथ नहीं चले तो वो नहीं हो पाएगा जो हम करने के लिए इसमें आए। थर्ड पॉइंट है इसका, आसान व्यापार है, आसान बिजनेस है। आसान क्यों है?
कोई हेडक ही नहीं है, केवल आपको काम करना और अपनी टीम से काम कराना। यदि हम ये दो काम करते रहते हैं तो आसान तरीके से हम ये बिजनेस आगे ले जाते हैं। क्योंकि ये इजी क्यों है? इजी इसलिए है, इसके इजी के पॉइंट हैं जिन पॉइंटों पर हम आज चर्चा करेंगे। आसान क्यों है ये? क्योंकि इसमें हमारा कोई मनी लगा हुआ नहीं है ऐसा जो हमें नुकसान हो जाए। कोई हमने गोदाम नहीं बना रखे, कोई इसमें हमने अपने बंदे रखे हुए नहीं है, कोई अलग से हमें कोई हमने लाइसेंस नहीं लेने हैं। ये सारी चीजें हमें समझनी है। उसके बाद भी हम इसमें मिलेनियर बन सकते, हम इसमें बहुत पैसा कमा सकते। तो ये आसान बिजनेस है। अब आसान बिजनेस में बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, फिर हम इसको क्यों करें? मेरे खाते में 5 करोड़ पड़े, 10 करोड़ पड़े, मैं फिर इस बिजनेस को क्यों करूं? क्योंकि वो इतना पैसा पड़ा कि वो कोई भी बिजनेस आसानी से पैसे लगा के कर सकते हैं। लेकिन करने में उन्हें क्या क्या चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आज हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट होगा, क्या करना पड़ेगा उसको? अगर पैसा है मेरे पास और यदि मैं वो कोई बिजनेस करना चाह रहा, तो पहले मुझे जगह चाहिए वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए। जो मैं सोच रहा हूं, जिसको बड़ा काम मुझे करना है, उसके लिए पहले मुझे जगह चाहिए। पहले मैं जगह किराए पे लूंगा या मैं जगह खरीदूंगा। कितना पैसा चाहिए आप सब लोगों को पता। तो ये हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमने उसको जगह को बनाया, उसमें हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम डीएक्सएल में काम करते तो हमें किसी जगह की जरूरत नहीं पड़ती और हमें वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां वर्किंग कैपिटल भी करोड़ों में चाहिए, लाखों में चाहिए। अगर वो वर्किंग कैपिटल हमारे पास नहीं है तो जो हमने जगह ली है वो जगह हमारी ली हुई बेकार है, उस जगह का हमें कोई लाभ नहीं। तो वर्किंग कैपिटल की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करना है, हमें मशीनें खरीदनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करना है। क्योंकि बिना मशीनों के जो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, जो इन्वेंट्री होगी, उसका आप क्या करेंगे? तो आपको मशीनें लगानी है। जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसकी आपको मशीनें लगानी पड़ेंगी, उसका आपको खर्च। फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए और उसके बाद रॉ मटेरियल के बाद आपको मेन आवश्यकता पड़ेगी। आपने जगह भी ले ली, आपके पास वर्किंग कैपिटल भी है, आप मशीनें भी खरीद के ले आए। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी मैन पावर की। क्योंकि मैन पावर के बिना ये आपने जो भी कुछ अभी तक इकट्ठा किया है वो सब बेकार है। मैन पावर को आपको लाना पड़ेगा और वो जो मैन पावर आपके पास आएगी वो सैलरी बेस आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिन लोगों को जोड़ते हो उनको केवल आपको एजुकेट ही करना पड़ता है, सैलरी नहीं देना पड़ता। यहां भी आप फ्री हो। अगर हम किसी 10-20 लोगों को अपने साथ मैन पावर के रूप में अपनी फैक्ट्री में रख रहे हैं, 50 लोगों को, 100 लोगों को, तो उनका हमें सैलरी देना पड़ेगा। हमारा माल अभी बन के निकला है कि नहीं निकला है, लेकिन सैलरी हमें देना पड़ेगा। अब ये हम मार्केट तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितने दिन आप वहां पर आपने जगह किराए पे ली है उसका किराया आपको देना पड़ेगा। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का वहां खर्च है वो आपको वहन करना पड़ेगा। जो आपने वहां पर मशीनें लगाई हैं वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपने जो मैन पावर लगाई है उसका सैलरी आपको देना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो भी आपका खर्च है वो आपको करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के आपको नियम कानून मानने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ये सारे काम मैं क्यों बता रहा हूं? ये सारे काम डॉक्टर लिम ने हमारे लिए ऑलरेडी कर रखे। हमारा उन्होंने एक ही काम दे रखा है, जो यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के बाद, बड़ा कोई इंडस्ट्री लगाने के बाद या बड़ा कोई बिजनेस करने के बाद
ये सारे काम करने पड़ेंगे, और करने के बाद लास्ट में वही करना पड़ेगा जो हमें डीएक्शन में करना है, सेल। यहां पर ये सारे हेडअप मोल लेने के बाद भी जो प्रोडक्शन बनेगा उसको हमें सेल करना पड़ेगा या सेल कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपको अर्निंग कहां से होगी? तो यहां ये सारे जो ऊपर वाली जितनी भी बातें मैंने बताई, ये सारी हेडअप यहां हमें नहीं पालनी। ये सारी चीजें, क्योंकि दो सेक्टर होते किसी भी बिजनेस में, दो सेक्टर होते, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे तरीके से हमारा मैनेजमेंट, डॉक्टर लिम, रॉ मटेरियल का, मशीनरी का, सब चीजें हमें एक साइड है। हमें तैयार मटेरियल मिल रहा है, हमें 1 रुपए का भी हमें खर्च नहीं करना। हमें केवल क्या करना? मैन पावर बढ़ाना, और उस मैन पावर का सैलरी भी नहीं देना। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ ज्वाइन होते चले जाएंगे, हम उनको ट्रेंड करते चले जाएंगे। हमारा काम है अपनी टीम को एजुकेशन देना, अपनी टीम को इस लायक बनाना कि वो आगे और लोगों को ट्रेंड करना शुरू कर दे। मेरे अकेले के ट्रेंड होने से मेरी टीम ट्रेंड नहीं हो सकती। मेरी टीम अगर ट्रेंड हो गई तो वो आगे और जो नेक्स्ट और लोग जुड़ेंगे उनको ट्रेंड कर सकती है। तो यहां नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस में हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इसमें सफल नहीं होते हैं। हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला, नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स चेंज। हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, हम उस अर्निंग तक नहीं पहुंच सकते। जब हमने फॉर्म भरा था, जो अर्निंग हमने उस समय, हमने, हमारे परिवार ने, हमारी अपलाइन के साथ बैठकर हमने डिसाइड किया था, और जो डिसाइड करने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगा था कि अब जीवन बदलने वाला है। लेकिन वो बदलेगा जभी जब हम उसे बदलना चाहें। अगर हम बदलना चाहते हैं तो 100% बदले। हम बदलना नहीं चाहते तो नहीं बदलेगा। तो यहां पर हमारे 3 पॉइंट थे मेन। फर्स्ट पॉइंट था इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहां पर सबके लिए समान अवसर है। कोई यहाँ 60 साल की उम्र में भी चाहे तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशल कोई एजुकेशन की आवश्यकता है। कोई आप आ सकते हैं आराम से। केवल आपका एज 18 साल होना चाहिए। अब ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ये माइनस पॉइंट कहाँ हो जाता है? जहां हम आ तो जाते हैं लेकिन बाद में हम सीखना नहीं चाहते। अब हम सीखना नहीं चाहते तो हमारे हाथ से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। क्योंकि हम जिन लोगों को जोड़ते हैं और हम उन लोगों को सिखाने के लायक नहीं होते हैं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को फिर अच्छा नहीं बोलते। वो बोलते कि यहाँ पैसा नहीं आता, क्योंकि हम उस पैटर्न पर, उस चीज पर हम आगे दौड़ नहीं पा रहे। अगर हम उस पर दौड़ेंगे तो 100% वो सब कुछ हमें हासिल होगा जो हासिल करने के लिए हम इसमें आए। अगला पॉइंट था हमारा, पैसा कमाने का बेस्ट ऑप्शन है। ये बेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? कि यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो ज्यादा कुछ करना पड़े। केवल क्या किया हमने? हमने केवल अपने घर में ब्रांड का रिप्लेसमेंट किया। जो प्रोडक्ट हमारे घर में पहले से आ रहे थे, जो एफएमसीजी हमारे घर में आ रहा था, उस एफएमसीजी की जगह हमने हेल्थ प्लस एफएमसीजी को अपने घर में ऐड कर लिया। सेहत वाला प्रोडक्ट, वो जो हम ला रहे थे वो केवल प्रोडक्ट था, हमने उसकी जगह सेहत वाले प्रोडक्ट को अपने घर में एंटर किया, और हमारी आर्थिक सेहत भी सुधर गई, हमारी शारीरिक सेहत भी सुधर गई। दोनों सेहत हमारी सुधर गई। अब हमारा ये दायित्व है कि हम और लोगों की सेहत में सुधार करें, और लोगों को इसमें जोड़ें, और लोगों को ट्रेंड करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम में, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाने की कोशिश करें। क्योंकि यदि मेरा जीवन बदला है तो मुझे बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने का एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और उस अवसर को मुझे आगे प्रमोट करना, लोगों को बताना।
अगला पॉइंट था हमारा आसान व्यवसाय। आसान इसलिए है कि यहां कोई बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है। यहां पर कोई भी हमारा कंपटीटर नहीं है। यहां पर हम सब लोग आपस में एक दूसरे के एसोसिएट हैं, कंपटीशन नहीं है। तो कोई टेंशन नहीं है। जितने भी लोग आपके टीम में बढ़ते चले जा रहे हैं उनकी सैलरी देने की चिंता आपको नहीं है। जितना बड़ा आपका एक साइज टीम का बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए आपको अलग से कोई सीए रखने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है। वो सारा आपके सामने खुल के अपने आप आता है, वो सारा कंपनी अपने आप ऑपरेट करती है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको बहुत आसानी से हम रन कर सकते हैं, लेकिन केवल हमें बदलना पड़ेगा। वो बदलाव हमारी जिंदगी में आएगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आते हैं ट्रेंड पर। नेटवर्क मार्केटिंग ही इस समय हम क्यों करें? क्योंकि जो हमारा चलन है, जो दौर है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। हम बात करते हैं 1960 से। 1960 में, बहुत पुरानी बात है, एक दौर आया प्लास्टिक का। प्लास्टिक की इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई, प्लास्टिक का एक दौर आया। बहुत सारे लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उसे अडॉप्ट नहीं किया। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक इंडस्ट्री पर बहुत सारी रियायतें, बहुत सारी रिबेट, जमीन पर फैक्ट्री लगाने पर, माल बनने के बाद टैक्सेस में रिबेट, और प्लास्टिक इंडस्ट्री का उदय हो गया। प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो की। उसके बर्तन भी आने शुरू हो गए, उसके टॉयज भी आने शुरू हो गए, पोलोथीन भी आनी शुरू हो गई। और उस इंडस्ट्री ने बहुत विकास किया। जिन लोगों ने उस समय पे उस इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया, वो करोड़पति हो गए। आज उस पर रोक लगाने की बात है कि प्लास्टिक का यूज नहीं होना चाहिए, इतने दिनों के बाद। लेकिन वो उस समय उस पर बहुत पैसा कमा चुके। फिर 1970 में ट्रांसपोर्ट का दौर है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, लेकिन वो स्टार्टिंग था गांव से बाहर निकलकर सड़क पर आने के बाद वहां से बसें पकड़नी पड़ती थी। वो दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ा और आज हर गांव में, हर जगह ट्रांसपोर्टेशन है और बहुत तेजी से वो चीज बढ़ती चली गई। और जिन लोगों ने उस समय उसमें एंटर किया, वो करोड़पति हो गए। 1980 में दौर आया ऑयल का, गैस का। उस समय अगर गैस के चूल्हे थे लोगों के घरों में, तो गैस को चलाना नहीं चाहते कि कहीं सिलेंडर फट जाएगा। जल्दी से अडॉप्ट नहीं किया गया। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आज उसकी क्या पोजीशन है। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज जब इस दुनिया में नई नई आती है, तो उसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं किया जाता। 1990 में आया कंप्यूटर। जब बैंकों में कंप्यूटर आए, एकदम एक क्रांति आई कंप्यूटर की। तो आपने देखा जब हमारी जो पासबुक थी वो मैनुअल होती थी, और मैनुअल से जब वो कंप्यूटर से चढ़ाई जाने लगी तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया कि इसमें हमारे पैसे गलत छप गए, तो हमें तो मैनुअल ही लिख के दो। बैंकों में खूब इसके झगड़े हुए। जहां जहां भी ये इस तरीके की चीज थी, जहां कंप्यूटर लगे थे, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब कंप्यूटर ही काम करेंगे और इंसानों की नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। ये आपने सुना होगा, ये अच्छे से ये चला। लेकिन आज इंसान खुद ही बैंक में जा रहा है, बैंक के एम्प्लॉय को वो अपनी बुक नहीं दे रहा है, मशीनें लगी हैं,
वो अपने आप ही उसमें छाप के अपने घर रखता है। आज उसे इतना फेथ हो गया। उस समय वो लड़ रहा था और वो अपनी बुक देने के लिए तैयार नहीं था कि मैं इसे कंप्यूटर से चढ़वाऊंगा। वो बोलता था कि मेरे को मैनुअल लिख के दो, अगर इसमें गलत छप गया तो। और वो भी दौर हमारा निकल गया। अब यहां मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 1980 में किसके घर में टीवी था? वो यस लिखे। 80 में, 1980। मेरा यदि आवाज आ रहा है आपके, जिसके भी घर में टीवी था वो यस लिखे। 1980 में टीवी। तो मैं ये मान लूं, कितने लोगों के घर में था टीवी 80 में? 1980 में टीवी कितने घरों में था? गिने चुने घरों में टीवी होता था। 80 की बात कर रहे हैं हम, 1980 की बात कर रहे हैं हम बार बार बोल रहे हैं 1980। और उसमें एक और खास बात थी, एंटीना हमारे छत पे होता था। और जब उसमें पिक्चर नहीं आती थी कभी, तो उस एंटीना को घुमाया जाता था और नीचे से एक बंदा बोलता था कि अब पिक्चर ठीक आ रही। एक बंदा उसको साइड करता था। तब वो टीवी का दौर चला। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि ऐसा कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो 1980 में गिने चुने घरों में टीवी था और 1990 तक कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसके घर में टीवी नहीं था। अब 1980 में जिसने इस दौर को समझ लिया हो, जो ये समझ गया हो कि ये आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, उसी आदमी ने एजेंसी लेने का कोशिश किया होगा टीवी का। अब जिसने 1980 में टीवी का एजेंसी लिया, वो 1990 तक मिलेनियर हो गया। तो तीन तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो समय से पहले, एक समय के साथ, और एक समय के बाद। तो समय के बाद वाले को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले वाले बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। उस श्रेणी में आप ले सकते हैं डॉक्टर लिम, प्रोफेसर साहब। समय से पहले। समय के साथ जो लोग उस समय जुड़ गए। आज हम आने वाले टाइम में 25 के बाद अगर हम बात करेंगे तो समय के बाद वाले हो जाए, क्योंकि 65,000 करोड़ का ये इंडस्ट्री होने जा रहा है। तो यदि आज भी हमने हल्के में लिया, आज भी हम ये बात नहीं समझ पाए, तो देर हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करें तो 1990 जो हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर कितने घरों में था? 1990 में कंप्यूटर कितने घरों में था? गिने चुने घरों में था। लेकिन सन 2000 तक क्या हुआ? कोई घर ऐसा नहीं बचा जिस घर में कंप्यूटर नहीं था। अब जिसने समय से पहले सोच लिया वो मिलेनियर हो गया, बाकी लोग देखते रह गए। अब हम इससे आगे बात करें तो सन 2000 में मोबाइल किसके पास था? ये जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, तो आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का आपका स्पीड बढ़ जाए। सन 2000 में मोबाइल किसके पास था? और 2010 तक कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसके पास एक नहीं, दो दो तीन तीन मोबाइल।
कितना ग्रो किया उस इंडस्ट्री ने, और जो लोग उसमें आ गए उस समय वो सभी मिलेनियर बन गए। तो 2000 में टेलीकम्युनिकेशन, 2010 में इंटरनेट, आईटी सेक्टर, और 2020 में सारी झंझटों को पार करने के बाद आज नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल बिजनेस है। पिरामिड से भी इसको अलग कर दिया गया है, मनी सर्कुलेशन से भी इसको अलग कर दिया गया है, और 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो आज हमें यह समझना है कि हम कहां हैं। इसके आगे हम जानने की कोशिश करेंगे 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री के बारे में। ये 2005 में ये इंफॉर्मेशन हमें मिला था, और हमने एक मीटिंग ज्वाइन किया था दिल्ली में। वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मीटिंग नहीं था, वहां केवल एक बहुत अच्छी फीस में हम लोग गए, और वहां आए थे डॉक्टर कुणाल बासु। वो एमबीए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो आज उन्होंने जो हमें वहां बताया था, आज मैं वो आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री के नाम बताओ। वहां पर बहुत सारे एलआईसी के लोग भी थे, बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियों के लोग थे। तो वहां एलआईसी के लोगों ने हैंड रेज किया था कि एलआईसी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। उन्होंने बोला था नहीं। उन्होंने बोला था 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में फर्स्ट में आने वाले टाइम में जो आने वाली है वो मैं बाद में बताऊंगा। जो उन्होंने बोला था 5 इंडस्ट्री के बारे में, वो बोला था ऑयल गैस। 5 प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में जो आती हैं, वो एक आती है ऑयल गैस, उसके बाद में आता है स्टील, उसके बाद में आता है आईटी सेक्टर, उसके बाद में आता है हॉस्पिटलिटी, और उसके बाद आता है वेलनेस। और उन्होंने उस समय बोला था कि फ्यूचर में वेलनेस इंडस्ट्री नंबर 1 पर आने वाला है। हमने उस समय के बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बोला था ऑयल गैस भी, जितना गैस है वो गैस उड़ाना पड़ जाता है, वो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है। स्टील भी बहुत आगे अब नहीं जा रहा है। आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज आईटी सेक्टर की क्या पोजीशन है। आज कहीं आईआईटी से अगर कोई बीटेक है तो बात अलग है। अगर किसी वैसे ही कहीं यूनिवर्सिटी से अगर बीटेक करता है तो उसका सैलरी कितने में जाता है, वो ये छिपा नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। हॉस्पिटलिटी की भी अगर बात करें तो आज डॉक्टर प्रोफेशन में डॉक्टरों के बाहर बोर्ड लगे हैं कि कौन सा ऑपरेशन कितने रुपए में किया जाएगा। भयंकर कंपटीशन आज है। आज फर्स्ट लेवल पर वेलनेस इंडस्ट्री स्थापित हो चुकी है। ये कोरोना काल से और भी ज्यादा क्लियर हो गया कि वेलनेस नंबर 1 पर है या नहीं। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब आपके पास प्रिवेंशन का राजा है, आपके पास वेलनेस का राजा है, गैनोडर्मा लूसिडम। वेलनेस इंडस्ट्री जो आज ग्रो कर रही है 47% कर रही है। बाकी आगे में आता है आपका हॉस्पिटलिटी, आप आगे में आपकी जो है कॉस्मेटिक्स आ जाएगी, एफएमसीजी आ जाएगी, ये बाद में है। फर्स्ट में जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं वो 47% में है। तो आज हमें ये देखना कि 2 इंडस्ट्री एक साथ मिलकर डायरेक्शन में काम करें। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और हम वेलनेस के राजा के साथ भी हैं। तो वेलनेस प्लस नेटवर्क मार्केटिंग 200% ग्रोथ हमारा डायरेक्शन में हो सकता है, अगर हम ये बात समझ जाए तो। क्योंकि किंग ऑफ द हर्ब
जड़ी बूटियों का राजा हमारे पास, 21 सेंचुरी सुपर फूड हमारे पास स्पारुलिना के रूप में। आज हमारे पास पूरी ट्रेडिशनल हर्ब हमारे पास, पूरा घर में जितने भी सामान यूज होने वाले वो सारे हमारे पास। अब हमें जरूरत है केवल, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिर दोबारा बोल रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स चेंज, बदलाव। वो बदलाव हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा और वो बदलाव हमारा दिखना चाहिए। अगर वो बदलाव हमारा हमें दिखेगा नहीं तो सामने वाले को कैसे दिखेगा? और वो बदलाव दिखता कैसे है? वो बदलाव दिखता है हमारी अर्निंग बढ़ने से। यदि हमारी अर्निंग बढ़ती है तो बदलाव दिखता है। यदि हमारी टीम का साइज बढ़ता है तो वो बदलाव दिखता है। हमारी टीम में अर्निंग करने वाले बढ़ते हैं तो बदलाव दिखता है। हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में आने वाले हो जाते हैं तो वो बदलाव दिखता है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम जीतने के लिए आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे आने का पर्पज केवल प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे जो आने का जो मतलब है मेन, वो है अधिक पैसा कमाना, कम समय में अधिक पैसा कमाना। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हमारी टीम की समझ में भी आनी शुरू हो जाए। जिस तरीके से हम पूरी पावर से अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही हमें अपने प्लान को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपनी इनकम को प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमारे प्लान में और अदर कंपनी के प्लान में क्या अंतर है, हमारे प्लान की खासियत क्या है। जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की खासियत बताते हैं, जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बताने में जितने अग्रेसिव हैं, उतने ज्यादा हमें प्लान के बारे में भी अग्रेसिव होना पड़ेगा। क्योंकि जो मनी आता है, जो पैसा आता है, वो प्लान से आता है। प्रोडक्ट यूज करने से हमें सेहत मिलती है, और अर्निंग अगर हमें चाहिए या हमें अपनी टीम को अर्निंग दिलानी है तो हमें प्लान पर भी ऐसा ही कमान हासिल करना पड़ेगा जैसा हमारा प्रोडक्ट नॉलेज में है। क्योंकि ये दोनों हमारे कॉम्बिनेशन है। पैसा अगर मुझे अधिक चाहिए तो प्लान पे कमान होना जरूरी है। मुझे सेहत अच्छी चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट को कंज्यूम करना जरूरी है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं। को क्राउन एम्बेसडर।